हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं बालाजी ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर चुके हैं हमारी 12th की फिजिक्स का, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है जिसमें मैंने आपको ये बताया कि प्रकृति में जो चुंबक मिलता है और जो एक नॉर्मल फेरस मटेरियल यानी कि कोई लोह चुंबकीय पदार्थ या लोहे वाला कोई पदार्थ होता है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, एक छोटा सा डिफरेंस देखा था कि इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस पाया जाता है कि दोनों के मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु जो होते हैं वो किसी अलग अलग ओरिएंटेशन में जमे होते हैं। अगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होंगे तो वो मैग्नेट बनेगा, और अगर रेंडमनेस होगी तो एक नॉर्मल मटेरियल रहेगा। क्या यही बात हुई थी हमारी कल? ठीक है, अब बात आती है हमारी यहाँ पर कि इसके आगे क्या सर। तो हम लोग नेचुरल मैग्नेट के बारे में बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में। किसके बारे में बात करेंगे? जो प्राकृतिक चुंबक होता है उसके बारे में। ठीक, और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो चैप्टर आप पढ़ोगे इसमें फर्स्ट चैप्टर का बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है। मतलब पहले चैप्टर का रिपीटेशन यहाँ होगा। वही सारे फॉर्मूले जो आपने पहले चैप्टर में पढ़े थे, सारे फॉर्मूले उठ के यहाँ पर आ जाएंगे। डिफरेंस केवल इतना सा आएगा कि जो आपने पहले चैप्टर में गॉस थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, वो यहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, वो क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगी उसके बारे में बात करेंगे। हेडिंग जरूर डालेंगे गॉस थ्योरम, लेकिन पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसके एप्लीकेशंस आपने पढ़े हैं पहले चैप्टर में, याद आया? वो एक सीधे तार के लिए, फिर उसके बाद आपने एक प्लेन शीट के लिए, अनंत लंबाई की चादर के लिए पढ़ा, फिर एक आपने सिलेंडर के लिए पढ़ा होगा, फिर आपने एक स्फीयर के लिए पढ़ा था। स्फीयर मतलब गोला, खोखला गोला, ठोस गोला, फिर ग्राफ आते हैं अंदर। तो वो चीज यहाँ पर सब नहीं करना पड़ती है। तो उसकी वजह, उसकी जगह पर हमें यहाँ जो पढ़ना पड़ता है वो पढ़ना पड़ता है पृथ्वी का चुंबकत्व। क्या पढ़ना पड़ता है? पृथ्वी का चुंबकत्व, मतलब अर्थ का मैग्नेटिज्म। ठीक है, क्योंकि अर्थ के पास भी अपना मैग्नेटिज्म है। और उसके बाद आपको मैंने बता ही दिया था कि ये चैप्टर में मैटर भी पढ़ना पड़ता है। मैटर यानी कि सब्सटेंस या पदार्थ के बारे में, जो चुंबक के पदार्थ है। कौन से पदार्थ है? जो चुंबक के गुण प्रदर्शित करेंगे, जैसे भी करें वो, कम ज्यादा वगैरह। तो हमारा ये टॉपिक तो स्टार्ट हो ही चुका है, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं अब। तो अभी जो जितना पढ़ा है उसके बाद समझना जरा। एक मैग्नेट की मैंने आपको कल जो है वो इफेक्टिव लेंथ बता दी थी। क्या बता दी थी? इफेक्टिव लेंथ। और इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? 5/6। अगर वो बार मैग्नेट है, कौन सा मैग्नेट है? अगर ये मैग्नेट बार मैग्नेट है तो इसका जो नॉर्थ और साउथ होंगे वो कहीं ना कहीं आपके मैग्नेट के अंदर पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे? मतलब मैग्नेट के बिल्कुल कॉर्नर पर नहीं होंगे, वो मैग्नेट से थोड़ा सा अंदर, इस साइड से और थोड़ा सा इधर। ठीक है, और आपने इसको बोल दिया था इफेक्टिव लेंथ। क्या बोल दिया था? इफेक्टिव लेंथ या प्रभावी लंबाई। तो ये हमारी बात हो चुकी है। इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या कहते हैं इसको? बार मैग्नेट। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि ये बार मैग्नेट जो है, तो इसके पास नॉर्थ और साउथ जो पोल यहां दिखाई दे रहे हैं आपको, ये नॉर्थ और ये साउथ जो पोल दिखाई दे रहे हैं, ये हमने नाम दिए। ये हमने क्या किया है? लेकिन अगर मैं कहूं कि इसमें कितनी शक्ति है, इसमें कितनी पावर है, या मैग्नेट कितना पावरफुल है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या है, चुंबक कितना प्रबल है या दुर्बल है, अगर ऐसी बात की जाए तो आपको एक टर्म यहां पर देखना होगी, और वो होगा ध्रुव प्राबल्य, जिसको हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्राबल्य। क्या नाम है उसका? ध्रुव प्राबल्य। और वो ध्रुव प्राबल्य कैसे निकाला जाता है? तो ध्रुव प्राबल्य निकाला जाता है कुछ इस तरीके से। यहां पर आएगा आपका एक एम और यहां पर दूसरा एम। ठीक है, क्या दोनों को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। एस के लिए भी ये स्मॉल एम होगा और नॉर्थ के लिए भी ये स्मॉल एम ही होगा। दोनों स्मॉल एम को हम लोगों ने कहा है कि ये एक ही है। एक तो पहली बात, आप इसको क्या बोलोगे कि ये अलग अलग नहीं है। ये क्या है? एक ही है। इसको नाम क्या दिया गया है? ध्रुव प्राबल्य। अगर कोई इसके बारे में आपसे पूछे तो आप बता देना कि ये ध्रुव प्राबल्य जो होता है ये अदिश राशि होती है। कैसी होती है? मतलब इसके बारे में कुछ 2-3 बातें, जैसे कि आपसे कोई पूछे कि कैसी राशि है, तो आपने कहा कि ये अदिश होता है, यानी कि स्केलर होता है। इसकी कोई वेक्टर या डायरेक्शन वाली बात नहीं होती। दूसरी बात समझना, अगर कोई इसकी यूनिट पूछता, पूरी क्लास में किसी को इसकी यूनिट पता है क्या? इसकी यूनिट बहुत आसान है। जैसे कि आप बोलते हो ना आई एम गोइंग, तो एम बोलते हो तो क्या लिखते हो? एम ऐसे लिखते हो क्या आप? है ना? ये छोटा एम की यूनिट भी एम ही है। इसको पढ़ो, आप एम पढ़ोगे ना, एम्पियर इंटू मीटर। क्या होती है? एम्पियर इंटू मीटर होती है इसकी। ठीक है क्या? तो इसकी यूनिट आप याद रखना, एम्पियर मीटर हो गई। अगर इसकी यूनिट एम्पियर मीटर हो जाती है तो आप यहां से क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना दोगे। डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत आसान हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो आपने कहा कि एम्पियर, तो एम्पियर और मीटर दोनों की दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि मूलभूत राशि है। और मूलभूत राशि के लिए आप लिखते हो एम एल टी 0 ए। बस ये इसका क्या बन गया? डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया इसका। खत्म गेम। चलेगा क्या? आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे, चलिए।
अब मैं आप लोगों को जो समझाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं एनालॉजी। क्या कहते हैं? किस चीज की एनालॉजी करने जा रहे हैं हम लोग? एनालॉजी बिटवीन, पहला चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला चैप्टर कौन सा है? और ये वाले चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिज्म। इसको जो देख रहे हो आप, ये क्या है आपका? ये मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है। तो हम दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटी है, दोनों जो समानता पाई जाती है, उसको यहां पर देखने जा रहे हैं। एनालॉजी का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम समानता को देखेंगे। किसको देखेंगे? किस किस के बीच में? स्थिर विद्युत और इसको मैं यहां पर एक वर्ड दे रहा हूं, समरूपता। क्या दे रहा हूं? समरूपता। ठीक, जो बोल रहा हूं ध्यान से समझना आप। अगर आपने पहले चैप्टर को देखा तो पहले चैप्टर में सबसे पहली टर्म आवेश आती थी। क्या आती थी? आवेश आती थी। तो जो आवेश वहां पर था, देखो मैं क्यों लिखूंगा तो आप समझ जाओगे क्या? इसको डिटेल करूं, इसको आवेश लिख के बताऊं क्या? पीछे ऐसा करूं कि आप बोलो तो फिर करूं पूरा। में ये लिखा मैंने यहाँ पे चार्ज, और फिर मैं लिखूंगा आवेश। नहीं करूं ना? ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अगर ऐसी बात है तो यहां पर यही आवेश जो है वो बन जाएगा हमारा एम। क्या बन जाएगा? क्या मतलब है इसका? पोल स्ट्रेंथ। अभी पढ़ा आपने, ध्रुव प्राबल्य। जब आप बात करते हो नॉर्थ पोल की, या एक मिनट, यहां पर हम बात करेंगे प्लस चार्ज की। किसकी बात करेंगे? जो धन आवेश होता है हमारा, वही यहां पर आकर जो बदल जाता है वो नॉर्थ पोल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश होता है, वही यहां पर किस में बदल जाता है? तो यहां पर साउथ में बदल जाता है। जो आपने वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? कूलम फोर्स भी कहते हो इसका, कूलम का बल था ये आपका। तो वही यहां पर आकर किस में बदल जाएगा? तो वो बदल जाएगा आपका एफ ई में। किस में? बी में बदल जाएगा। अरे मैग्नेट वाला निकालना है ना, एफ ई तो पहले लिख दिया ना आपने, तो ये किस में बदल जाएगा? एफ बी। या फिर इसको आपने कभी एफ एम बोल दिया हो तो भी ये चल जाएगा, चलेगा। इसके अलावा और बताइए, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो वहां पर आपने एक टर्म पढ़ी जिसको आपने पी कहा। क्या कहा? बताइए पी क्या था? द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट। क्या था ये? तो डाइपोल मूवमेंट यहां पर किस में बदल जाता है? यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में बदलता। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था ये। क्या था? तो ये क्या बनेगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। समझ पाए आप क्या? जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा था, वहां पर आपने जो फाई पढ़ा था, तो वो फाई एक्चुअल में कौन सा था? तो फाई ई था। क्या था? तो यहां पर वही क्या बन जाएगा? तो फाई बी बन जाएगा। जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा था। वही चीज यहां पर किस में बदल जाएगी? तो यहां पर बदल जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की। आगे चल के मैं इसी को एक बार एच लिखूंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बी या एच, ज्यादा प्रॉपर बी बोला जाता है, एच बाद में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? एनालॉजी है। इससे इसमें जो फॉर्मूला आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें आपने ये टर्म्स यूज की थी, अगर वहां पे प्लस क्यू आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ बोल दो, वहां पर क्यू आ रहा है तो यहाँ पर एम बोल दीजिए, वहां पर अगर फाई ई आया था तो आप यहाँ पे फाई बी बोल दीजिए, अगर वहां पर ई आया था तो यहाँ पर डायरेक्ट बी बोलिए, आपका काम बन जाएगा। क्लियर है क्या? करें स्टार्ट, आगे बढ़े। चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत बेसिक टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको जल्दी करवा रहा हूं, क्योंकि आप लोग इनको जानते भी हो, आपने बहुत बार इनको पढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोगों के लिए कुछ नई बात नहीं है अभी, है ना? है क्या नई बात? ये जो भी पढ़ा है कुछ नया नया था क्या आप लोगों को? नहीं ना? हाँ, अब हम देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो होती है, उनके गुणधर्म पढ़े हैं आपने। आपने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के पढ़े थे ना, वैसे यहां पर किसके पढ़ेंगे? चुंबकीय बल रेखाओं के। तो हमने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, चुंबकीय के। ठीक है, चलिए मैं आपको ओरली सारे बताता हूं और डिस्कशन केवल उसी पर होगा जो अलग होंगे। देखो, जब आपने पहले चैप्टर में कहा कि चुंबकीय विद्युत बल रेखाएं जो है वो प्लस से शुरू होकर माइनस की तरफ जाती है, तो यहां पर भी ऐसा ही होगा।
प्लस की जगह आपका नॉर्थ है और माइनस की जगह साउथ है, तो यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पर जाएंगी, जा रही हैं। लेकिन पहले नंबर पर जब आपने पहला चैप्टर पढ़ा तो वहां पे एक इंडिविजुअल चार्ज रहता था, मतलब प्लस चार्ज होता था, माइनस चार्ज होता था, और ये दोनों अलग अलग हो सकते थे। अब कल ही आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में कि कभी भी नॉर्थ और साउथ पोल को आप अलग नहीं कर सकते, नॉर्थ और साउथ पोल एक साथ चलते हैं। तो मतलब नॉर्थ होगा तो साथ में साउथ भी होगा, और ये एक पूरी मैग्नेट के अंदर होंगे। किसके अंदर होंगे? जैसे कि यहां पर आप देख भी पा रहे हो, मैग्नेट के अंदर है। तो अब ये बाहर व्हाइट कलर जो दिख रहा है मैग्नेट के बाहर वाला रीजन है, और जो ब्लू कलर से बना हुआ वो मैग्नेट के अंदर वाला। तो मैग्नेट के लिए मैग्नेट के बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं चलती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, पर जो अंदर की तरफ चलती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है। क्या ये बात ठीक है? तो ये एक डिफरेंस है किसमें, जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा था और यहां पर जो पढ़ रहे हो। क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ चलती है चुंबक के बाहर, और साउथ से नॉर्थ चलती है चुंबक के अंदर। अब देखो बुक के लैंग्वेज में देखे तो मैं दूसरे पॉइंट पर आ जाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात और बता देता हूं। वो बात यह है कि आप लोगों ने पिछला चैप्टर जो पढ़ा था उसमें आपने एक लूप बनाया था, चाहे वो गोल हो, चौकोर हो, आयताकार हो, कैसा भी हो, एक बंद लूप होना चाहिए। और उस बंद लूप में अगर करंट फ्लो करता है तो वो चुंबक की तरह बिहेव कर रहा था। आपने कहा था कि उसका एक साइड नॉर्थ बनता है, दूसरी साइड साउथ बनता है। मैं भी बना के बता दूंगा आपको। और फिर आपने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलेंगी तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फोर्स लाइन यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं पूरा की पूरा क्या बना देती है? बंद लूप का निर्माण करती है। किसका करती है? तो फर्स्ट चैप्टर में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत बल रेखाएं जो थी वो पॉजिटिव चार्ज से चल के नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती थी। लेकिन यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लाइन नॉर्थ से चलती है, और नॉर्थ से चलने के बाद साउथ पे जाती है मैग्नेट के बाहर, और वही लाइन साउथ से फिर से नॉर्थ पे आती है मैग्नेट के अंदर। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं एक लूप का निर्माण करती है, बंद लूप का निर्माण करती है, जबकि विद्युत बल रेखा यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ये काम नहीं करती थी। क्लियर है ये बात? अगला पॉइंट सुनिए। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जितना ज्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, उतनी ही ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फोर्स लाइन आती है, और वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होती है। क्या होती है? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है, क्या है? यहां पर बना हुआ है साउथ, यहां पर बना हुआ है नॉर्थ। तो अभी आपने ये बना दी, यहां पर क्या बताओ, ये क्या बनाई आपने? ये आपने चुंबकीय बल रेखाएं बनाई। बोलो हाँ है ना? डायरेक्शन यही होने वाली है। अब आपने कहा कि सर ये जो आपने बनाया ना नॉर्थ और साउथ, ये अभी आपने कोई एक पोल स्ट्रेंथ वाले बनाए। मैं कह रहा हूं कि अभी फिलहाल में ये दोनों एम एम है। कितने हैं? अगर ये बढ़ जाता है और ये 2m हो जाता है, क्या हो जाता है? तो आपकी जो बल रेखा है ना वो भी क्या हो जाएंगी? समझ पाए आप? बाहर भी जा सकती है, अंदर नहीं। आप अब समझ जाना है ना। तो अब मुझे बताइए क्या पता चला आपको कि जब आपका चुंबक का ध्रुव प्राबल्य बढ़ गया, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, पोल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मैग्नेट ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो नंबर ऑफ लाइंस भी बढ़ जाती है, और वो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ जाती है, मतलब डेंसर हो जाती है। कैसी हो जाती है? मतलब घनी हो जाती है, घनत्व बढ़ जाएगा। चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व बढ़ जाता है। क्लियर है ये बात? अब ये जो चुंबकीय बल रेखाएं बनी हुई हैं, इनमें किसी एक बल रेखा को पकड़ते हैं अपन, जो अच्छी लगे, केवल एक को पकड़ लेते हैं। ठीक है? अरे बोलिए। इसको देखते हैं। आपने कहा कि जो बल रेखाएं हैं वो कहां से कहां चलती है? तो नॉर्थ से साउथ चलती है। बोलिए हाँ है ना? अब जब नॉर्थ से साउथ चलेगी तो आपको, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर मैं कहता हूं कि मुझे यहां पर, मुझे यहां पर और मुझे यहां पर, बताइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए आपसे। ये तीन अलग अलग पॉइंट बनाए हैं हमने। आपको यहां पे बोला जाए कि बताओ डायरेक्शन क्या होगी। अब आपके मन में आएगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ चली जाए, या नॉर्थ से आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो आपका मन ऐसे करेगा, और जनरली वो आकर्षित करेगी। क्या करेगी? पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर एक पोल नहीं है, यहां पर दो पोल एक साथ है। मैग्नेट के हमेशा कितने पोल एक साथ होते हैं? दो पोल। तो भाई साहब ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो क्या ये भी इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा? बोलिए, करेगा? अरे हाँ है ना? कोई चीज अगर आ गई तो क्या रिपल्शन नहीं हो सकता इनके बीच में? हो सकता है। तो अल्टीमेटली अगर कभी भी किसी भी मैग्नेट का, यानी कि बार मैग्नेट या दंड चुंबक के किसी बिंदु पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए,
तो आप जो बल रेखा वहां से गुजर रही है उस पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। क्या खींच दीजिए? स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पर आप जो बोलोगे, आपका मन ये कर रहा है ये वाला पॉइंट, तो ये बल रेखा यूं जा रही थी ना, यहां पर बस यहां लाइन खींच दो। तो यहां पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड बना वो इस साउथ का भी इफेक्ट आपको देगा और नॉर्थ का भी, कंबाइंड इफेक्ट मिलेगा आपको टोटल। कौन सा वाला? टोटल वाला। क्योंकि एक ये और एक ये, दो पोल अलग अलग इस पॉइंट पे इफेक्ट करेंगे। आपका मन कर रहा है यहां पे बताओ, तो ये लीजिए, यहां पर आप क्या कर दीजिए, ऐसे ड्रॉ। यहां पर जैसे निकालना था तो यहां पर क्या करते, ऐसे ड्रॉ कर देते। यहां पर अगर देखना होता तो ऐसे ड्रॉ कर देते। जिस पॉइंट पर आपको देखना है चुंबकीय बल रेखा पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, तो आपको वहां पर बी नेट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? बी नेट का मतलब समझते हो? बी नेट का मतलब है कुल या प्रभावी या नियत या रिजल्टेंट या टोटल। तो इन दोनों का मिलाकर इस पॉइंट पर इधर जा रहा है, इन दोनों का मिलाकर इस पॉइंट पर इधर जा रहा है, इन दोनों का मिलाकर इसका यहां पे जा रहा है, इसका यहां पे जा रहा है। समझ गए बात? अरे बोलिए। तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या इन तीन चार पॉइंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें एक आपको क्या बताया कि बंद लूप बनाएगा, दूसरा आपको बताया कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, मतलब मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज्यादा लाइन्स आ जाएगी, मतलब डेंसिटी बढ़ जाएगी लाइन की, घनत्व बढ़ जाएगा लाइन का। और तीसरा पॉइंट क्या बताया कि अगर किसी भी समय आपको किसी भी बिंदु पर प्रभावी चुंबकत्व चाहिए, या आपको वहां पर चाहिए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसकी दिशा उस लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करने से आती है, उस लाइन पर स्पर्श रेखा खींच देने से आती है। क्लियर है ये बात? और लास्ट पॉइंट जो आप समझना चाह सकते हो या आपको इंपॉर्टेंट होगा आपके पेपर के लिए, वो समझ लो कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। पर अब पेपर में ये नहीं आएगा, है ना, ये 9th क्लास के बच्चे को भी पढ़ा दिया जाता है। समझ गए ना कि चुंबकीय बल रेखा और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, 9th क्लास का बच्चा भी पढ़ लेता है। तो फिर हम 9.5 क्लास के बच्चे हैं, हम भी कोई बहुत ज्यादा तोपचंद थोड़ी हैं। क्यों? 12th का तो रिजल्ट हमारे पास है सर, ज्ञान तो अभी भी 9.25 के आसपास ही है, 9.5 भी नहीं है। चलो बात यह है अगली, एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। कोई पूरी क्लास में आंसर बताने चाहेगा? जिस बिंदु पर उन्होंने कट किया उस बिंदु पर अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो 2 डायरेक्शन मिलेगी। कितनी? और कभी भी किसी एक बिंदु पर चुंबकीय रेखाओं की 2 अलग अलग दिशा संभव नहीं है। इसलिए मतलब चलो कम से कम 12वीं पास हो आप। हाँ, इस आंसर ने बताया कि आप 12वीं, ठीक है, तुम्हारे ऊपर मूवी बना देंगे 12th पास। एक तो बनी गई है 12th फेल वाली, देख लिया आप लोगों ने 12th फेल? थोड़ा पढ़ भी लेते थोड़ा सा। चलो आगे बढ़े क्या? अरे बोलो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आपने कूलम का फोर्स पढ़ा था पीछे, और कूलम का फोर्स क्या कहता है? बताओ क्या कहता है? तो जो वहां पर आपने कूलम का फोर्स पढ़ा था उसका आपने नाम दिया था कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ। क्या बोला था? या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम का नियम है ना। तो कूलम का स्थिर विद्युत का नियम है, वो किसका है? यहाँ तो स्थिर विद्युत है नहीं, तो यहाँ पे नाम थोड़ा सा बदल गया, बाकी है पूरा पैटर्न सेम, जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या नाम देते हैं? कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो क्या लिखेंगे हम लोग? कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि कूलम का किसका नियम? अच्छा, इसको पूरा लिखाना पड़ेगा क्या मुझे? नहीं, आप केवल और केवल इसकी थ्योरी देख लीजिए, थ्योरी से आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो देखो, अगर मेरे पास 2 मैग्नेट है, कितनी मैग्नेट है? वो 2 मैग्नेट तो लेना ही पड़ेगी, उसमें कोई 2 राय तो होगी नहीं। ये दोनों मैग्नेट अलग अलग स्ट्रेंथ की हो सकती है। स्ट्रेंथ मतलब समझते हो? पावर, क्षमता, शक्ति, ठीक है ना। जल्दी हाँ किया करो यार तुम लोग। ये 2 मैग्नेट है, मैंने 2 मैग्नेट क्यों ली? एक ही मैग्नेट ले लेता, काम चल जाता क्या? नहीं चलता। नॉर्थ साउथ आप अलग नहीं कर सकते थे। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया, यहां पे भी नॉर्थ ले सकते हो आप। इसको मैं यहां पर M1 लूंगा, इसको मैं यहां पर, अब आप बात समझ पाए होंगे शायद कि अगर एक ही मैग्नेट ले लेते, दोनों के पास M रहते,
अब आपके पास दोनों अलग अलग मैग्नेट है, दोनों अलग अलग मैग्नेट है और दोनों के पोल स्ट्रेंथ के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमने आर या डी, जो मन करे वो ले लो। ठीक है, आपका मन कर रहा आर लेने का, आर लो। ठीक है, चलिए सुनना ध्यान से, इन दोनों के मध्य एक बल लगेगा। क्या लगेगा? अभी तो फिलहाल इसको देख के आपको लग रहा होगा कि आकर्षण का बल लग गया, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पर यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है, मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। अगर ये नॉर्थ हो जाता तो प्रतिकर्षित कर जाते, अगर ये साउथ हो जाता तो भी प्रतिकर्षित कर जाते। ये बल समानुपाती होता है m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और दूसरा यही फोर्स जो होता है, जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वर्ग के व्युत्क्रमण, दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के कहां से कहां दूरी ली, थोड़ा ढंग से देखना, प्रभावी लंबाई वाली दूरी ली हुई है। हाँ, मैंने यहां से यहां दूरी नहीं लिखी है, थोड़ा सा आंखें खोल के क्वेश्चन देखते जाना, जब पढ़ाया जाता ना तो यही इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो ठीक है, हमारे पेपर में इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते, अगर आने लग गए ना तो 12 बजा देगा वो, समझ गए? पेपर में डायग्राम बना के दे देगा, यहाँ दूरी दे देगा वो सीधा सीधा, और अलग से इनकी प्रभावी लंबाई निकालने को बोलेगा, फिर आंसर निकालना। कल आया था 5-5 सेंटीमीटर अंदर, कल क्लास में बैठे थे, 5-5 सेंटीमीटर का डिफरेंस नहीं आ गया था? अगर हमने 30 सेंटीमीटर की ले ली थी तो उसका आंसर कितना आ गया था? जितना भी आ गया था, 25 आया था। मैंने शायद 60, जो भी लिया हो। अरे समझ पाए आप? तो बात वहां पे डिफरेंस अलग आ जाएगा, ये डिफरेंस अलग है। अभी ये वाली बात की नहीं हमने, इसकी बात की है, तो प्रभावी लंबाई के बीच की दूरी लेते हैं। ठीक, अब इसको क्या करोगे? कंबाइन कर दोगे। अरे बोलिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनेंगे? अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो फोर्स है वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनल हटाओगे यहां से तो क्या बनेगा दीदी? शर्मिली दीदी आप बताओ, के लगा दूं? के की वैल्यू बता दो, बताओ जल्दी। यहां पर ये के क्या है? के एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, और या फिर इसी को आप क्या बोलते हो? म्यू नॉट बाय, यही तो आपका नियम है। बस खत्म है, ये खत्म हो गया, ये इतना ही लॉ था। ये ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल सेम हो गया जैसा पहले पढ़ा था? ये वही है जो आपको कूलम ने पहले भी बता दिया था। देखो हमने वही तो बोला था कि भाई आप नॉर्थ की जगह, प्लस की जगह नॉर्थ ले लो, माइनस की जगह m1 m2 लिख दिया, अलग अलग कर दिया और उन दोनों को आंसर कर दिया। ये जो आपके पास लिखा हुआ आया है, जैसे कि आपने फॉर्मूला लिखा F, क्या लिखा आपने? आपने लिखा F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्या लिखा? म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो क्या ये चीज जो है, ये चीज वो के बराबर है? और इसमें जो म्यू नॉट लिखा हुआ है ये कौन है? ये क्या है? ये कहलाती है वायु या निर्वात की। किसकी? वायु या, यानी कि एयर या फिर वैक्यूम की क्या? परमिएबिलिटी ना, कि परमिटिविटी? बताओ, परमिटिविटी या परमिएबिलिटी? हाँ, क्या है ये? परमिएबिलिटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम। क्लियर? वैसे ही पहले चैप्टर की तरफ बिल्कुल सेम चले जाएगा। अगर म्यू नॉट की वैल्यू निकालना है तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? ठीक है ये बात। अगली बात देखना, नेक्स्ट। अब यहां से म्यू एम भी लिख सकते हैं आप। ये किसका हो जाएगा? ये माध्यम या पदार्थ, मटेरियल भी तो हो सकता है, पदार्थ की, इसको आप बोल दोगे परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम या मटेरियल, मीडियम या फिर मटेरियल। अच्छा, एक आपका म्यू आर भी होता है। क्या होता है? यहां पर बहुत काम पड़ेगा उसका, म्यू आर। इसको हम बोलते हैं सापेक्षिक। क्या बोलते हैं? सापेक्षिक चुंबकशीलता बोलेंगे। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रिलेटिव। इसका एक फॉर्मूला होता है,
इसका एक फॉर्मूला होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी का, कौन बताएगा? हाँ सिंपल, आपने जो पहले चैप्टर में पढ़ा उसी तरीके से लिख दीजिए। क्या लिखोगे? म्यू एम बाय, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में उस पदार्थ की, किसके रिस्पेक्ट में? इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये कि एयर के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है उस पदार्थ की चुंबकशीलता। कोई समस्या इतने में? तो ये पूरा की पूरा जो पेज लिखा हुआ है इसमें आपको बस एक पॉइंट और करना है, वो है म्यू का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? इतना नहीं रटो दीदी। करवा चुका हूं क्या? बता चुका हूं? ठीक है हटाओ, बस खत्म। बस एक लास्ट बात बच गई, वो और बता दो आप, और वो ये है कि क्या इस कूलम का हम वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं? इसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्या आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में लिखा था? तो यहां पर भी लिखा जा सकता है, क्या दिक्कत है? तो आपने कहा वेक्टर फॉर्म ऑफ, क्या कहा? क्या, किसका? वेक्टर फॉर्म ऑफ। मैं अब यहां पे पूरा नहीं लिखूंगा, केवल मैं कूलम्स लॉ लिख देता हूं, चलेगा? ये जो यहां पर चुंबक में जो आप कूलम का नियम पढ़ रहे हो उसका, कूलम के नियम का किसी को पता है? बताइए। सबसे पहले तो इधर वेक्टर बनाइए, इसमें आप k का कुछ नहीं बिगाड़ सकते या म्यू नॉट बाई 4 पाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी थोड़ी देर पहले देखा कि m1 और m2 जो है वो दोनों अदिश होते हैं, और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर r स्क्वायर लिखा हुआ, तो यहाँ पर लगा दीजिए r वेक्टर। क्या लगा दीजिए? सही लिखा है? गलत लिखा है? r कैप आएगा। समझ गए बात? और अगर आपने यहां से पढ़ा है ऐसा, और आपके पास लिखा हुआ है k टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2, और यहां पर अगर आपके पास r क्यूब लिखा है, तब यहां पर आप r वेक्टर लगाएंगे। अब समझ गए ना? जल्दीबाजी में भी हाँ क्यों करना? जब आपको पता था तो पूरी सही बात बोला करो ना, कि नहीं 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 आएगा यहां पर। बोलिए, ठीक है? ये दोनों वेक्टर फॉर्म है और दोनों अपनी जगह सही है, ये भी सही है और ये भी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लिखा कैसे गया है? ये ऐसे लिखा गया कि आर वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? तो आर कैप डिवाइडेड बाय आर, ऐसा लिख दूं, या फिर आर कैप बाय आर। ये याद है या भूल गए हो? भूल गए हो ना? इतने भी दिन नहीं हुए वेक्टर पढ़े। अभी तो बताया था ऊपर वेक्टर बाय स्केलर लिखते हैं, बोला था ना, ऊपर वेक्टर नीचे स्केलर। तो देखो वही तो लिखा हुआ है, ये भी तो स्केलर है, ये भी तो अदिश राशि लिखी हुई नीचे। मॉड में जब कोई वेक्टर लिखा होता है तो कैसी होती है? अदिश। बस इसमें यहां पर ये वैल्यू चेंज कर दो तो काम बन जाएगा। अरे बोलिए, सही लिखा है गलत लिखा है? गलत लिखा है, गलत लिखा है। आप लोग वेक्टर भूल चुके हो। अब समझ में आया मैंने क्यों कहा कि रिजल्ट चाहिए? फॉर्मूला गलत लिखा है मैंने, मैं समझ गया था। आपने यहां तो बात पकड़ ली, क्योंकि ये रटवा चुका हूं मैं 3 बार। वेक्टर एक ही बार पढ़ा है अभी तक, गलत लिखा है फॉर्मूला मैंने। बताओ हाँ या ना? नहीं बोल रहा हूं गलत है। तुम किस बात से डर रहे हो? बोलो ना कि गलत है। तब जितना कॉन्फिडेंटली लिख दो तुम्हारे सामने तुम। और पता है मैंने तुमको इसकी डेफिनेशन भी बोल दी कि ऊपर वेक्टर नीचे स्केलर, तब भी तुमको समझ में नहीं आएगा ऊपर वेक्टर आएगा। ऊपर वेक्टर आना चाहिए ना? मेरा मुंह मत देखो दीदी ऐसे, ठीक? खत्म? तो कूलम यहां पे खत्म। कूलम को इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वो कूलम के जो क्वेश्चन बनेंगे वो पहले चैप्टर से बनेंगे। किससे बनेंगे? यहां से नहीं बनेंगे, ठीक? अच्छा, मैं एक बात बता देता हूं, जो आपको मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये जो पढ़ा के आ रहा हूं, यहां पर आपसे अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाले सालों में आपसे जो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डायग्राम बेसिस पे। किस पे? मतलब आपको बोल दिया जाए कि 2 अलग अलग मैग्नेट है आपके पास, क्या है? मैं एक बार पीछे आया हूँ वापस टॉपिक पे, क्योंकि ऑल ऑफ सडन मुझे याद आ गया ये। जैसे मान लो आपके पास एक ये मैग्नेट है ना, और एक मैग्नेट आपके पास ये रखी हुई, ठीक है? बोलिए, यहाँ पर क्या है इसका, और यहाँ पर इसका क्या है? तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पर साउथ होगा, ठीक है? तो अब मैं यहाँ से क्या करने जा रहा हूँ? यहाँ से मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने जा रहा हूँ। क्या बनाने जा रहा हूँ? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता कैसे चलेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, बोलिए, चलेंगी? क्या ऐसे भी चलेंगी? क्या ऐसे भी चलेंगी? और क्या
एसी भी चलेंगे, सही है। इस नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी या मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो होंगी वो साउथ की तरफ भी जाना तय है, और साथ में कहां जाएंगी, जो प्रॉपर पास में साउथ बैठा होगा उसकी तरफ भी। क्लियर है, कोई समस्या? मैंने एक मैग्नेट के ऊपर बनाया, दूसरी मैग्नेट पे भी आप ये बना सकते हो, ठीक। अगर मान लो कि यहां पर भी नॉर्थ आ जाता, क्या आ जाता, तब आप क्या करते? यानी कि अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है, अब आपका जो क्वेश्चन है वो बदल चुका है। और क्वेश्चन में कुछ इस तरीके के कि आपको यहाँ पर एक मैग्नेट दी हुई है और एक मैग्नेट आपको यहाँ दी हुई है, इसका भी आपको यहाँ नॉर्थ दिखाई दे रहा है और इसका भी यहाँ पर आपको नॉर्थ दिख रहा है, ठीक है। अगर मान लो साउथ साउथ भी हो सकते थे, तब क्या होता, बताओ क्या होता? कुछ नहीं, यहां से जो लाइन चलती वो जाकर इधर मिल जाती, यहां से जो चलती वो इधर मिल जाती, और फिर उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से, समझ गए आप? बोलिए, मैं ज्यादा लाइन नहीं बना रहा हूं, आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस। ठीक है, एरो किधर बनाऊं ये बताओ, नॉर्थ से बाहर जाता हुआ या नॉर्थ की तरफ आता हुआ? बाहर जाते हुए, नॉर्थ से बाहर ही जाएगा तभी तो वो साउथ की तरफ भागेगा। बोलिए, कोई भी लाइन आपको अगर बनाना हो तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाओ, या आसानी से बन जाती है। ठीक है, अरे बोलिए, बाकी तो आप समझदार हो, इसके बाद तो बना ही लोगे, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर लेता हूँ आज। समझदार कितने हो वो तो भविष्य बताएगा, पर पेज खत्म हो गया, ठीक है। हाँ बोल लो। क्यों? आगे बढ़ जाएं? बोलो आगे बढ़े, ठीक, चलो। तो अब नेक्स्ट वही पहले चैप्टर की पूरी रिपीटेशन है। वही प्रेस कर दो।